अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत खुशगवार गुजर रहा होगा। और आपके इस दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपकी फ़ेवरेट नावल गुरबत शबनम में गिरा है की अगली किस्त, जिसका यकीनन आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो जनाब फिर स्टार्ट करते हैं आज की किस्त, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। और अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है तो फिर एक लाइक तो बनता ही है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। गुरबत शबनम में गिरा है अरीबा अफजल पार्ट 2। एक आध माह है फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तुम्हारी, है ना? वो एक नज़र इस पे डालने के बाद सामने सड़क पे देखता बोला। हाँ जी, वो शाइस्तगी से बोली थी। इब्राहिम ने फिर एक नज़र इसके नकाब में छुपे चेहरे पे डाली। तुम्हें कुछ कहना है मुबर्रा? वो ड्राइव करता सामने देखते ही बोला, जिस पर मुबर्रा ने चौंक के इसे देखा। आपको कैसे पता? वो सवालिया नज़रों से इसे देखती बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा गया, जिसे मुबर्रा ने बगौर देखा था। वो मुस्कुराहट किस कदर सहरंगेज थी। तुम बार बार अपनी उंगलियां चटक रही हो, सो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ कहना है। बस यूं ही अंदाज़ा लगाया मैंने। वो कंधे उचकाता आम से लहजे में गोया हुआ तो मुबर्रा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। वो क्या सोच बैठी थी भला? अचानक 3-4 दिन में इतनी शदीद मोहब्बत कैसे हो सकती है कि आपके बर्ताव से ही दिल की बातें पता चलना शुरू हो जाएं। वह सर झटक गई, ध्यान इसकी जानिब किया। हाँ, दरअसल मुझे शुक्रिया बोलना था, वो नरमी से बोली तो इब्राहिम ने सामने सड़क पर देखने के बाद इसे देखा। वो सर झुकाए बैठी थी। किस वजह से? वो आबरू झुकाए सवाल कर गया, जबकि वो इसे देख नहीं रही थी। वो अनीसा के सामने मेरा साथ देने के लिए। मेरा मतलब अगर वो हमारे साथ जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आम से लहजे में तजब्जुब का शिकार होती बोली तो इब्राहिम ने बगौर इसे देखा। वो कितने सादा लहजे में बोली थी, जबकि वो बात आम नहीं थी। इसकी बीवी को किसी दूसरी लड़की से जलन हो रही थी, यानी वो इसके लिए कुछ महसूस करने लगी थी। मोहब्बत ना सही, एक अनोखा एहसास ही सही। नीली आंखें फौरन चमक उठी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें पसंद क्यों नहीं है अलीसा का हमारे साथ आना? पहले की बानिस्बत अब गाड़ी में खामोशी नहीं थी। कभी इब्राहिम तो कभी मुबर्रा की आवाज़ गूंज जाती। अब रास्ता सुकून से कट जाएगा, कम अज़ कम इब्राहिम के लिए तो। फिर दूसरा सवाल दागा गया तो वो बेख्तियार ही इसे देखने लगी, जो सामने देख गाड़ी चला रहा था। बस यूं ही वो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो अपने हाथ देखती बोली थी, जिस पे इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया। हालांकि तुम गलत हो, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो महजूज होता बोला था। मुबर्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बेचैनी से सिर के वो सुनना चाहता था इसका जवाब। अब ज़रूरी तो नहीं हर किसी को पसंद किया जाए। कुछ चीज़ें आपको पसंद हैं और कुछ मुझे। हर इंसान मुख्तलिफ होता है। अच्छी बात है कि वो आपको अच्छी लगती है। वो सोच समझकर कुछ पल ठहर कर बोली थी। इब्राहिम इससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं रखता था, जबकि इसके लहजे के आखिर में जलन थी कि नहीं कहना मुश्किल था। हम पहुंचने वाले हैं, बस हम। वो बात बदल गया, शायद यही बेहतर था। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। खानम डरती कमरे में चाय लेकर गई थी। राजिन के गुस्से से डर भी लग रहा था, लेकिन खुद का मजबूत जाहिर करना था, सो इसने वैसा ही किया था। वो खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। पहली ही नज़र राजिन पे गई, आंखें बंद थीं, शायद वो सो रहा था। खानम ने सुकून का सांस लिया, खामोशी से कप टेबल पर रखा और जाने को पलटी, लेकिन इसकी करख्त आवाज़ पे कदम थम गए, शायद ही साथ ही धड़कनें भी जैसे थम सी गई थीं। कहाँ जा रही हैं बेगम साहिबा? मुझे सोया हुआ समझने की गलती मत करें। तंज से भरपूर जुमला इसकी समातों की नज़र किया तो खानम ने लब सख्ती से एक दूसरे में पैवस्त किए और इसकी जानिब पलटी। पुलिस वाला हूँ, ऐसी नींद नहीं रखता कि दुश्मन आए और राजन मीर को इल्म भी ना हो। वो उठकर बैठा, टेबल पर रखी चाय उठाई और लबों से लगा ली। खानम ने बेख्तियार इसकी जानिब देखा। दिल किया कुछ बोल दे, ऐसे इंसान के सामने खामोश तो बिल्कुल ना रहे। तो आपको कराची की सैर करनी है? वो सवालिया अंदाज में आबरू उचकाता बोला। खानम ने एक नज़र इसे देखा, लबों पर ज़ुबान फेरी, बोलने के लिए लफ्ज़ तरतीब दिए गए। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे कहीं जाना है, वो वहीं खड़ी बोली थी, लहजा उदास सा था। तुमने मना भी नहीं किया। जल्दी से चाय हलक से उतारी थी, ज़ुबान में जलन हुई,
लेकिन इसके अंदर जैसे आग दहक रही थी। लफ्ज़ लहजा खुद ब खुद तेज़ हो गया, लेकिन आवाज़ धीमी थी। मैं कैसे इन्हें मना करती, किसी ने आपकी नहीं सुनी तो मेरी कैसे सुनते, वो लहजे में बेजारी लिए बोली। थक गई थी वो इसके दिन ब दिन बदतर होते रवैये से। वो अब उठकर कदम कदम चलता इस तक पहुंच चुका था। वैसे तो तुम किसी की बात नहीं सुनती बेगम, फिर आज क्या ज़रूरत थी सुनने की? अपनी बहन को मारने से पहले सुनी थी किसी की? तो किसी बात। शायद बार बार इसका जिक्र करके राजिन को अच्छा लगता था। अपने ज़ख्मों को खरीदना और खानम को नए सिरे से ज़ख्म लगाना। खानम ने तड़प के इस बेहिस को देखा। मैं कितनी बार बकवास कर चुकी हूँ कि मैंने नहीं मारा इसे, आप समझते क्यों नहीं हैं? वो इस बार पहले से बुलंद आवाज़ में बोली। लहजा उकता चुका था, जबकि राजिन इसकी तेज़ आवाज़ पर गुस्से से घूरने लगा था। एक नज़र बंद दरवाजे पर। जस्ट शट अप यू, वो कहते कहते रुक गया। वो कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता था। गुस्से से माथे की रगें उभर गईं तो खानम ने ज़ोर से अपने दुपट्टे को जकड़ा। आप पुलिस वाले नहीं हैं, अगर होते तो पता होता कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। बोलते बोलते आखिर में इसकी आवाज़ रुंध गई। वो फ़ौरन से पहले कमरे से निकली थी। राजिन यूं ही इसे जाते ही देखता रहा। उठ जाओ, कोई महल में नहीं सो रही मलका आलिया बनकर, वो इसके ऊपर से कंफर्टर उतारता आंखें घुमाकर बोला था, जिस पर जिमल ने नींद से मुनी मुनी आंखें खोली। उठ तो वो काफ़ी देर से गई थी, बस ठेठ बनी सो रही थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जहाँ दिल ना भी करे तब भी उठना पड़ता था। मशहूर बिजनेसमैन की बीवी हूँ, आपके बकौल मलका आलिया से कम थोड़ी हूँ। वो उठकर अब बैठ चुकी थी। मुंह पर हाथ रखकर जवाई रोकी गई। ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद एग्रीमेंट नहीं पढ़ा तुमने, जहाँ साफ लिखा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। वो मुकम्मल तैयार खड़ा था। जिमल ने एक नज़र इसे देखा। वजीहा तो वो पहले ही था, लेकिन चेहरे की तंसिया, मुस्कुराहट, उफ, आपकी खुशफहमी है ये। इसकी तमाम बातें मानने वाली बात पे जिमल आगे से तड़क कर बोली। हाँ, मिर्ज़ा खुशफहमियाँ नहीं पालता मोहतरमा, वो पड़ा है कॉन्ट्रैक्ट, जाकर देख लो और उठकर नीचे आ जाओ। हमारे घर में सब एक टाइम पर नाश्ता करते हैं, ठीक 8:30, और लेट होने पर सज़ा भी मिलेगी। वो सरसरी सी नज़र इस पर डालने के बाद ड्रेसिंग पर रखे टेबल पर डालता बोला। साथ ही मोबाइल निकालकर नंबर डायल करता बाहर की जानिब चल पड़ा। पीछे जिमल ने गुस्से से इसे जाते देखा। इसके जाते ही वो फ़ौरन उठी थी। फ्रेश होकर वो सादा से सूट में नीचे आई, जहाँ डैड बैठे नाश्ता कर रहे थे। साथ मिर्ज़ा बैठा मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो सर पे दुपट्टा जमाई इनके सामने सर झुकाती बोली कि मिर्ज़ा ने नज़रें उठाकर इसे देखा। नौटंकी, वो बेजारी से बुड़बुड़ाया। सुल्तान साहब ने इसके सर पे हाथ फेरा। अंकल नहीं बेटा, डैड कहा करो, मुझे खुशी होगी। वो मुस्कुराकर बोले तो जिमल इस बात में सिर हिलाते ही कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। सुनो, ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तेज़ लहजे में बोला, अलबत्ता आवाज़ धीमी थी। जिमल का जूस को जाता हाथ फ़ौरन रुका था। किसके ऑफिस? जिमल से पहले सुल्तान साहब बोले तो जिमल खामोशी रही, जबकि वो नाश्ता कम और मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा था। मोबाइल से नज़रें उठाकर बारी बारी दोनों को देखा। डैड, ये मेरे ऑफिस में काम करती थी, अब बीवी है मेरी, मैं नहीं चाहता कि कोई भी उठकर बोले। मिर्ज़ा हाशिम सुल्तान की वाइफ ऑफिस में मुलाजमों के साथ बैठकर काम करती है। वो अकड़ कर बोला तो जिमल को इसका ये अंदाज़ एक आँख नहीं भाया था। वहीं सुल्तान साहब ने जिमल के चेहरे के बदलते तासुरात को देखा। यस ऑफ कोर्स मिर्ज़ा, मैं आपकी वाइफ हूँ तो आपको लोगों से ज़्यादा मेरी फ़िक्र होनी चाहिए। जो चीज़ मुझे पसंद हो, आपको अमूमन इसे सोचना चाहिए, ना कि जो चीज़ लोगों को पसंद है इसे। और वैसे भी घर रह के मुझे क्या करना है, काम करूँगी तो कुछ सीख लूँगी। इसकी बात सुनती वो भी दूबदू बोली कि मिर्ज़ा का चेहरा तन गया था। बेटा फ़िक्र मत करो, बस कुछ दिन घर में गुजारो, फिर कर लेना काम। सुल्तान साहब ने माहौल में बढ़ते तनाव को ख़त्म किया था। मिर्ज़ा ने एक सख्त घूरी से इसे नवाजा और उठ खड़ा हुआ। ओके डैड, खुदा हाफिज़, ध्यान रखिएगा, मेडिसिन टाइम पर खाइएगा। वो जिमल पर सख्त नज़र डालता आखिर में सुल्तान साहब को नर्म लहजे में हिदायत करता वहाँ से निकल गया, जबकि जिमल ढीठ बनी बैठी रही। तुम्हें पता है असीम, इस हरकत का क्या असर पड़ सकता है यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन पर? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? प्रिंसिपल खान बरहम अंदाज में बोले। सर झुकाए खड़े असीम ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची थी, जबकि उनैज़ा सर झुकाए खड़ी थी।
सॉरी सर, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये लड़की ही मेरे पीछे पड़ी है और इसी की वजह से ये सब हुआ है। वो सख्त लहजे में बोला था। उनैज़ा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो कितनी साफ गोई से बात कर रहा था। उनैज़ा फ़ौरन नज़रें उठाकर प्रिंसिपल को देखा। नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है। प्रोफेसर मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आप इनके डैड हैं, इसी वजह से नहीं बोल पा रहे वो। उनैज़ा जल्द अज जल्द अपनी सफाई पेश करती बोली कि कहीं बात हाथ से ना निकल जाए, वरना इसे यूनि से निकाल दिया जाना था। मिस उनैज़ा, खामोश रहें आप, और आप प्रोफेसर असीम या तो इस गलती को दुरुस्त करें फ़ौरन, वरना आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंसिपल उनैज़ा को खामोश करवाते असीम की जानिब देखते बोली तो असीम ने सख्ती से लब एक दूसरे में प्रविष्ट किए थे। ओके सर, वो कहकर उनैज़ा की जानिब पलटा। गुस्से से इसका बाजू थामा। उनैज़ा इसके बिगड़े तेवर देख के अब खौफ से सहमी तो गई थी, दिल तेजी से धड़का। बाजू छुड़वाने की नाकाम कोशिश की थी। प्रोफेसर, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? वो अपना हाथ छुड़वाती बोली। आसपास के स्टूडेंट्स हैरत से ये मंजर देख रहे थे। उनैज़ा का जिस्म हौले से लर्जा, ना जाने वो किस मुसीबत में पड़ने वाली थी। अब वो इसे लेता एक कमरे में गया, वहाँ ले जाकर इसे छोड़ दिया। उनैज़ा को अपने हाथ में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। वो खौफखार नज़रों से इसे घूर रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम प्रोफेसर असीम अकमल ख़ान। खैर, अब तारुफ़ की ज़रूरत तो नहीं। जैसा कि मिस उनैज़ा ने अपना प्यार मुझसे कबूल किया है, तो मैं असीम अकमल ख़ान इनकी बेतहाशा मोहब्बत को कबूल करते हुए आज ही, बल्कि अभी इनसे निकाह करूँगा। सो स्टूडेंट्स, कुछ देर तक आप लोग हम दोनों को मुबारकबाद दे सकते हैं। वो माइक में बोला तो इसकी आवाज़ पूरी यूनिवर्सिटी में गूंज गई। उनैज़ा की आंखें हैरत से फैल गई थीं, जबकि वो अपनी सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। पूरी यूनि हैरान हुई थी। वो इसका हाथ यूं ही थामे अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले आया। गुजरते हुए यूनि के स्टूडेंट्स परेशानी से इसे देख रहे थे। उनैज़ा ने ऐसे हालात का सामना कभी नहीं किया था। आंखों में नमी उभरी। यकीनन वो बहुत गलत कर चुकी थी। क्या आप बता सकती हैं आपके साइन इस पेपर पर कैसे गए? ज़ियान इस वक्त स्टडी में मौजूद था। कुर्सी पे बैठा वो हुरब से मुखातिब था, जो सर झुकाए बैठी थी। मुझे नहीं पता, वो लब कुचलती बोली तो ज़ियान पुरसोच अंदाज में से देखा। आप सोचे मिस हुरब, क्या कागज़ पर मौजूद साइन आपके नहीं थे? वो थोड़ी बेचैनी से बोला। मेरे ही थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आए। मैंने नहीं किए। वहाँ बस एक दिन मेरे शौहर मेरे पास आए थे और एक खाली पेपर पर साइन लिए थे कि वो जायदाद जो पापा के नाम है वो मेरे नाम होनी है, तो साइन चाहिए शायद। वो बोलते बोलते रुक गई तो ज़ियान ने माथा मसला। ऐसे कैसे हो सकता है मिस हुरब, क्या आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि खाली पेपर पर कौन साइन करता है? वो ज़रा सख्त लहजे में बोला तो हुरब को शर्मिंदगी हुई, जबकि ज़ियान ने खुद को पुरसकून करने के लिए एक गहरा सांस भरा। क्या वहाँ आपके अलावा कोई था? दूसरा सवाल पूछा गया। कोई तो उम्मीद की किरण निकल सकती थी, वरना ज़ियान वो केस हार जाता और साथ ही एक लड़की भी बहुत कुछ हार जाती। मुझे इल्म नहीं, वो आंखों में आंसू भर के बोली थी। ज़ियान ने इस बात में सर हिलाया, वरना दिमाग तो जैसे माउफ हो रहा था। ठीक है, आप जाएं, मैं देख लूँगा। वो इसे जाने का इशारा करता खुद फाइल खोलकर अहम पॉइंट देखने लगा। अगर खुला को एक जानिब रख के देखा जाए तो सारा मसला प्रॉपर्टी का है। वो प्रॉपर्टी पेपर कहाँ है? अगर साइन एक पेपर पर किया था हुरब ने, तो वो खुला के पेपर थे, यानी वो खुद ही अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगा था। दिमाग कभी किसी तरफ निकल जाता तो कभी किसी तरफ। वो फाइल बंद करता, लैपटॉप उठाकर कमरे में चला आया था। वमीरा से वो अब कल शाम से नहीं उलझ रहा था। इसे कल कोर्ट में ऐसा कोई प्रूफ देना था कि केस इसके हाथ में आ जाए, इसलिए इस पर सख्त मेहनत की ज़रूरत थी। सो कल से तुम यूनिवर्सिटी जा सकती हो। वो कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। हर बार की तरह बात करने की पहल इब्राम ने ही की थी। एक लजीब जवाब पर इब्राम चिढ़ चुका था। क्या है मुबर्रा, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, जैसे मैंने बहुत बुरी बात कह दी थी? वो गाड़ी में हुई इनकी गुफ्तगू की जानिब इशारा करता अब चिढ़कर बोला। मुबर्रा ने आबरू उचकाया। मैंने कब कुछ कहा इब्राम? हर इंसान की अपनी ज़ुबान है। आप इससे जो मर्ज़ी कह सकते हैं। मैं आपको रोक सकती हूँ, पर फोर्स नहीं कर सकती। वैसे भी इंसान की सोचों पर हम काबू नहीं पा सकते। वो ड्रेसिंग पे चीज़ें रखते बोली थी। इब्राम ने लब खींच लिए। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, वो खामोशी से कहता फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में बंद हो गया।
जबकि मुबर्रा की आंखों में नमी छलकी थी। किसी के साथ रहना इतना आसान नहीं था। बेशक इब्राहिम ने अब तक इसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन एलिसा के बारे में इसके ख्यालात। मुबर्रा तो वहीं अटक कर रह गई थी। क्या पढ़ रही हो? वो थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो वो किताबों में सर दिए बैठी थी। वो सरसरी सी नज़र इस पर डालता अलमारी से शर्ट खींचते पहनकर बोला था, कुछ ख़ास नहीं, जिना के टॉपिक पर रिसर्च। वो आम से लहजे में बोली, जबकि बालों को सेट करता इसका हाथ रुक गया था। वो खामोश हो गया। वो कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती थी। इब्राहिम ने नफ़ी में सिर हिलाया। इसकी आम सी बात थी। इब्राहिम को कुछ देर पहले की हुई बातों में शामिल होती नज़र आ रही थी, या फिर वो यही बताना चाहती थी इसे। मुबर्रा बहुत जल्दबाज लगी थी। इसे फ़ौरन किसी नतीजे पर पहुंचने वाली, चीज़ों को खुद से अख़ज़ करने वाली, हमेशा किसी भी सूरत खुद को प्रोटेक्ट करने वाली। अच्छा, फिर क्या पढ़ा तुमने? वो बेड पर इसके बराबर बैठता बोला था। मुबर्रा ने एक नज़र किताब से उठाकर इसे देखा। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर मुबर्रा ने किताब बंद कर दी। पास पड़ा लैपटॉप खोला। वो बगौर इसे देख रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ज़िना बिल जबर के सालाना 3000 के करीब मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन मुजरिमान को सज़ा मिलने की शरह 4% से भी कम है। जस्टिस शाइक उस्मानी के ख़याल में मुआशरे का रवैया इस कम शरह का ज़िम्मेदार है। इस मसले पर अपनी राय देते हुए उन्होंने डोचे वेले को बताया, हमारे मुआशरे में जिनसी मामलात और जिनसी जराइम पर बात करने को आज भी मायूब समझा जाता है। अगर कोई जिनसी जुर्म या ज़िना बिल जबर हो भी जाए तो हम इसे ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि जैसे वो हुआ ही नहीं। अगर औरत के साथ ये हो जाए तो लोग क्या कहते हैं कि इसने खुद ही दावत दी होगी। जनरल मुशर्रफ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कुछ औरतें सियासी पनाह लेने के लिए इस तरह के काम करती हैं। तो ये है वो सोच जो इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इसके अलावा पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी, शवाहिद जमा करने में सुस्ती समेत कई दूसरे अवामिल भी इसके पीछे कार फरमा हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी का कहना है कि एक तवील अरसे तक इस तरह के मुकदमात में गवाह भी चाहिए होते थे। इनके बकौल बेचारी औरत 4 गवाह कहाँ से लाती। शुक्र है कि अब वो कानून नहीं है। अब DNA और दूसरी साइंसी मामलात को भी बरोकार लाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मामलात बेहतर होंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। वो कुछ पल के लिए ठहर गई। इब्राहिम खामोश रहा था। ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जबर को अलहदा जुर्म तस्लीम किया जाता है। मुल्क में सऊदी निज़ाम हुकूमत लाने के ख्वाहां जनरल ज़ियाउल हक ने ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जबर को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया था। ये कवानीन सऊदी अरब में लागू कवानीन के इस कदर करीब थे कि बाज़ माहिरीन का ख्याल था कि हदूद कवानीन के मसवदे भी वहीं से लाए गए थे। अब तरमीम शुदा हदूद कानून के मुताबिक अगर किसी औरत से ज़िना बिल जबर का वाक़या पेश आता है तो मुकदमा पाकिस्तान पेनल कोड के तहत दर्ज होगा और औरत को अपने साथ होने वाली ज़्यादती को साबित करने के लिए 4 मुसलमान मर्द गवाहों, औरत अगर मुसलमान हो कि नहीं बल्कि 2 गवाहों की ज़रूरत होगी और सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने की बुनियाद पर इसे मुजरिम तस्लीम नहीं किया जाएगा। औरत को ये साबित करने के लिए कि ज़िना इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है 4 आकिल बालिग मर्दों की ज़रूरत थी जो ये बताएं कि हाँ, उन्होंने अपनी आँखों से ये अमल होते देखा है। और अगर औरत के साथ ज़्यादती इसकी माँ और बहनों की मौजूदगी में हुई है तो इनकी गवाही की कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान औरत को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 4 मुसलमान मर्दों की ज़रूरत होती है जो तज़कियत शवाहद, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई जुर्म ना किया हो और झूठ से परहेज़ करते हों कि मयार पे पूरा उतरते हों। हदूद कानून में मर्द को सज़ा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन थी जब वो खुद जुर्म का इकरार कर ले और इस इकरार पर कायम रहे। मर्द मुकदमे के किसी भी मरहले पर अपने इकरार से हट जाए तो अदालत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होता था कि वो इसे माफ़ कर दे। तरमीम शुदा कानून के तहत अगर कहीं ये शिकायत पैदा हो जाए कि मर्द और औरत अपनी मर्ज़ी से ज़िना में मुलव्विस हैं तो इनका मुकदमा हदूद कानून के तहत ही चलेगा, लेकिन इसमें जज को इख्तियार होगा कि वो मुजरिमान को संसारी की सज़ा ना देना चाहे तो वो इन्हें पेनल कोड के तहत सज़ा सुनाए जो 5 साल कैद या 10,000 जुर्माना तक हो सकती है। तो क्या नतीजा है इन सब का? वो कुछ सोचता हुआ गोया हुआ। इसकी तमाम बातें जहन में गूंजने लगी थीं। वो धीरे से मुस्कुराई। नताइज कुछ नहीं है, आपने सुना होगा, जितने मुंह इतनी बातें।
यहाँ भी यही मसला है। आज कोई एक हुक्मरान ने आकर ये सब लागू कर दिया तो कल जो आएगा वो कुछ और रसूल बनाएगा। हर इंसान के सोचने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अगर हम कह दें कि यहाँ बात ख़त्म है तो हम किसी हद तक गलत हैं। वहाँ बात ख़त्म नहीं होती। दुनिया में पाए जाने वाले मिलियन लोग मुख्तलिफ सोच रखते हैं। अब अगर हर एक की सोच को देखा जाए तो नताइज हासिल नहीं होंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। वो अब लैपटॉप बंद करके नींद दराज हुई तो इब्राहिम ने मुस्कुरा के इसे देखा। वो इसके पास ही लेट गया, हाथ इसके सर के नीचे से गुजार कर दूसरी जानिब रखा और इसका सर अपने सीने पर टिका लिया। वकील से जीता नहीं जा सकता। जो चीज़ इनके नज़र में गलत है वो इसे गलत साबित करने के लिए 1000 दलीलें देगा और आखिर में किसी तरीके से वो चीज़ गलत साबित हो जाएगी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। वो खफनी से बोली थी जिस पे वो धीरे से मुस्कुराया था। ये टॉपिक निकालने का मतलब क्या था? वैसे मैं तो अभी यहाँ ही मौजूद हूँ। क्या मैं समझूँ कि तुम मुझे टारगेट कर रही हो? वो हल्का सा चेहरा इसकी जानिब करता बोला तो मुबर्रा ने नज़रें फेरी। आपने ख़ुद पूछा था कि मैंने टारगेट नहीं किया। वैसे भी मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मत भूलें कि एक वकील अपना नज़रिया दुरुस्त साबित करके ही रहता है। वो इसके चेहरे पे हाथ रखती बोली तो इब्राहिम ने हल्का सा कहका लगाया। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं? इसके गाल को धीरे से छूता बोला था। मुबर्रा इसे देखती रही। ये इंसान दिन ब दिन इसे खुद का आदी बना रहा था। आपकी बिल्ली नहीं हूँ ना, इसीलिए बस। वो इसकी नीली आंखों में देखती मुस्कुराकर बोली तो इब्राहिम ने शिद्दत से इसकी पेशानी पर लब रखे। मेरी दुआ है कि आखिर में हमारा मुकदमा हमें साथ जोड़े रखे। वो दिल से बोला था। मुबर्रा के होंठों से बेख्तियार आमीन निकला। वो इसके सीने पर सर टिकाए आंखें मूंद गई जबकि इब्राहिम छत की जानिब देख रहा था। चेहरे पे फैली मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। वहाँ अब संजीदगी थी, गहरी खामोश संजीदगी जैसे कोई किसी तूफ़ान की आमद हो। जारी है। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपना भरपूर रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए मज़ेदार से नावल लेके आते रहें। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।